हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की साइंस और आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब देखो, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है। एक बार अपन इसके बारे में ना लिख लेते हैं तो अपन को क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग में ये छप जाएगा। देखो, कार्बन जो होता है इसका जो प्रतीक होता है, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 6 होता है। इसी प्रकार इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका मतलब यहां इसका क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा इसका क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। अब देखो, प्रकृति के अंदर जो कार्बन होता है, वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। और जो भूपट्टी होती है, भूपट्टी के रूप में यानी अन्य यौगिकों के रूप में ये कितना परसेंट पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद कार्बन बहुत सारे यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। ये निर्माण इसलिए कर पाता है क्योंकि ये क्या बनाता है? सहसंयोजिक बंध बनाता है। उसको बारे में थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। कार्बन जो होता है ये क्या होता है? जीवन का आधार होता है। यानी सारे के सारे जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, पहले एक बार इसके बारे में पढ़ लेते। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। कार्बन जो होता है भूपट्टी में खनिजों के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% क्या होता है? उपस्थित होता है। और सारे के सारे जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जिनका जो शरीर होता है वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। यानी कार्बन हमारे लिए एक मुख्य आधार के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए पहले आप इसका क्या लो, एक स्क्रीनशॉट लो। चलो अब इस स्लाइड पर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगर मैं कार्बन की संरचना बनाऊं, जो आपने 9th क्लास में बनाना सीखा होगा, कि देखो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर क्या होता है? इसका संपूर्ण धनावेश होता है और इसके प्रथम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे कोश के अंदर, दूसरा कोश बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? देखो 2 तो हो चुके हैं, परमाणु क्रमांक 6 है, तो बच्चे कितने? 4। हमने यहां पे 4 बना दिए। और आपको पता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? 8 होती है। अगर परमाणु को, यानी जो कार्बन परमाणु है, अगर इसको अपना बाह्यतम कोश पूरा करना है तो इसे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। जब जाकर ये अपना क्या कर पाएगा? जो अष्टक होगा उसको क्या कर पाएगा? पूर्ण कर पाएगा। ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कार्बन प्रकृति के अंदर बहुत सारे यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण किस प्रकार करता है? देखो, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था दो पहले चलो अपन है ना थोड़े बंधों की प्रकृति समझ ले। देखो अभी तक हमने ना 3rd चैप्टर के अंदर, 3rd चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? आयनिक बंध पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आयनिक बंध पढ़ा था, जिससे किसका निर्माण होता है? आयनिक बंधों से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है।
ये तो आपको पता है, पड़ गया होगा कि जो आयनिक बंध होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं आपको पता है, मैंने बताया था थर्ड चैप्टर के अंदर कि परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों का क्या करा जाता है, आदान प्रदान करा जाता है, और उनसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें एक तत्व क्या होता है, धनायन होता है, और दूसरा तत्व क्या होता है, ऋणायन होता है। ये क्या बनाते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत बंध बनाते हैं, इसलिए इनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, वो क्या होता है, अधिकतम होता है। और आयनिक यौगिकों के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। अगर मानो कार्बन है, कार्बन के पास अगर कार्बन क्या बनाता, आयनिक यौगिक बनाता, और आयनिक यौगिक कैसे बनाएगा, देखो आपको पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके प्रथम कोश के अंदर कितने आते हैं, 2, और अंतिम में कितने आते हैं, 4। तो इसके पास 2 स्थितियां बचती है, या तो कार्बन क्या बनाए, धनायन, या क्या बनाए बेटा, ऋणायन। अगर धनायन बनाता तो धनायन बनाने का मतलब क्या होगा, अगर ये अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता, त्याग कर देता, वे त्याग करेगा तो क्या बनाएगा, C4+। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसके पास, 6। अगर किसी परमाणु के अंदर 6 तो प्रोटॉन है और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी जो धनायन बनाएगा, यानी जो कार्बन धनायन बना रहा है, उसके पास 6 प्रोटॉन होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु को क्या नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा क्या होगी, देनी पड़ेगी। जैसे आप एग्जांपल को देख लो, जैसे अगर हम क्या करते हैं, कोई झूला है, उस झूले के अंदर 10 लोग बैठ सकते हैं, तभी जाके वो संतुलित तरीके से घूमेगा। अगर मैं क्या करूं, 2 बिठा दो और उसको क्या करूं, घुमाऊं, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, सीधी सिंपल सी बात है। तो यहीं पर वो एक चीज हो रही है कि यहां पर इसका जो धनायन है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इसके कारण ये धनायन नहीं बना पाएगा, यानी C4+ नहीं बना पाएगा। तो क्या पता ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना अष्टक पूरा कर ले, और अष्टक पूरा करके ये क्या बनाएगा, C4-, सीधी सिंपल सी बात है। अब इसके पास भी तो हम देखो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने ले लिए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास वर्तमान में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो तो अभी भी कितनी है, 6 है। भाई 6 प्रोटॉन के लिए अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन को धारण करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्थिति क्या हो जाएगी, नहीं हो। यानी जो कार्बन होगा वो ना तो धनायन बनाएगा ना ऋणायन बनाएगा। जब वो धनायन और ऋणायन नहीं बनाएगा तो वो आयनिक यौगिकों का भी निर्माण नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो किस प्रकार के यौगिक बनाएगा, वो बनाएगा सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, इसको थोड़ी देर में समझते हैं कि क्या होता है। पहले आयनिक यौगिकों के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। देखो, कार्बन जो होता है, ये कार्बन होता है, ये आयनिक यौगिक नहीं बनाता। सीधी सिंपल सी बात है, कार्बन क्या नहीं बनाता, आयनिक यौगिक नहीं बनाता। कार्बन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में क्या आते हैं, काफी कम होते हैं, क्योंकि ये बनाता ही नहीं है। ठीक है, इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं पाया जाता। सीधी सिंपल सी बात है, जो कार्बन होगा उनके मध्य आयनिक बंधों से कम मजबूत बंध होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल भी क्या होगा, कम ही होगा। अधिकांश ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वो विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है, तो अधिकांश यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। अभी आपको पता पड़ ही गया था कि कार्बन होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। कार्बन के सबसे बाह्य कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, आपको पता होगा कि वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, जो क्या होते हैं प्रकृति के अंदर क्या होते हैं, स्थायी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो,
कार्बन के सबसे बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कर्ष गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने की आवश्यकता होती है। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इस स्लाइड पर आता है। अब देखो, यदि इन्हें ये ग्रहण करना है या त्यागना है तो क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाएगा बेटा, C4- और C4- क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए ये क्या नहीं बनाता, ऋणायन नहीं बनाता। अगर ये धनायन बनाता तो क्या होता, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, अब 4 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो देखो अगर मान लो इसने C4+ बनाया तो इसका मतलब क्या कि कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इसने अपने बाह्यतम कोश के जो 4 इलेक्ट्रॉन कर क्या थे इसको दान दे दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 बचे, और ये क्या बन गया, C4+ बच गया। तो देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए ना तो कार्बन धनायन बनाता है और ना ही क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को क्या करता है, सुलझा सकता है। यानी जो कार्बन होते हैं ये अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अन्य परमाणुओं के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। देखो दान करना ग्रहण करना ये अलग बात है, ये याद रख लेना। किसी परमाणु को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या ले रहे हो ये अलग बात है, लेकिन आप साझा कर रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो, यानी किसी परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन ले रहे हो और उसके भी परमाणु को आप क्या कर रहे हो, उस परमाणु के उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या कर रहे हो, साझेदारी कर रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो, साथ साथ क्या कर रहे हो, बंध बना रहे हो। तो ये अलग चीज हो जाती है ना, ये याद रख लेना। तो कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा सकता है। तो एक बार यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो सहसंयोजी आबंध क्या होता है, क्या बोला मैंने, सहसंयोजी आबंध। इसका मतलब क्या होता है समझो। आपको पता है प्रकृति के अंदर हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन अणु के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है। और प्रकृति के अंदर किस अवस्था में होता है, स्वतंत्र होता है। किस अवस्था में होता है, स्वतंत्र अवस्था के अंदर रहता है। अभी कैसे बनता है, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर ये किसी अन्य परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, साझा कर ले, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये हीलियम परमाणु, हीलियम परमाणु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, उत्कर्ष गैस विन्यास को क्या कर लेगा, उत्कर्ष गैस विन्यास को क्या कर लेगा बेटा, प्राप्त कर लेगा। अब देखो कैसे बनता है समझना, पहले इसको ना थोड़ा सा अपन चलो ये कलाकारी कर ली थोड़ी देर के लिए हमने। अब समझना हाइड्रोजन के बाह्यतम, देखो इसकी एक बार संरचना भी बना लेते हैं, कई बच्चों को संरचना बनाने नहीं आते। ये क्या हो गया, नाभिक हो गया, यह हाइड्रोजन की क्या हो गई, संरचना हो गई। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है प्रथम कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो देखो ये इसका बाह्यतम कोश है, ठीक है। अभी ये अन्य हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका क्या है, बाह्यतम कोश है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ये हाइड्रोजन क्या करे, इस हाइड्रोजन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करे, साझा करे, क्या करे, साझा करे, तो ये अपनी संयोजकता को क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, साझा कर ले। तो मतलब इन दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु की जो संयोजकताएं होंगी वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और पूरी होने के बाद में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, एकल बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एकल बंध बनाएंगे। अब ये जो साझेदारी हुई है, किसकी साझेदारी हुई है, यहां पर देखो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, जोड़ी बोलेंगे। और थोड़ी साइंस में इसको क्या बोल देते हैं, युग्म बोल देते हैं। ये युग्म किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। अगर दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या होती है, साझेदारी होती है, तो ऐसे बंध को क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो आप देखो इसकी परिभाषा देखो, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्मों की क्या होती है, साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध या बंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। देखो यहां पर हाइड्रोजन के अंदर देख लो आप, हाइड्रोजन अणु के अंदर देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य क्या बंध बन रहा है, एकल बंध बन रहा है। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार ऑक्सीजन का देख लेते हैं अपन। देखो आपको पता है प्रकृति के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन अणु के रूप में पाया जाता है, यानी O2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी संरचना देखें तो संरचना कैसी होगी, आपको पता है, देखो ये तो मैं कर रहा हूं, आपको ये हर बार नहीं करना है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। अब देखो 2 हो गए, इसके पास होते कितने, 8 होते हैं, तो अंतिम कोश में कितने आ गए, 6 आ गए, 4 हो गए, 5 और इधर 6। समझ में आ गए। यानी अगर ऑक्सीजन परमाणु है, इसके प्रथम कोश में कितने हैं, 2, और दूसरे में कितना है, 6। ये जो बाह्यतम कोश होता है, इस बाह्यतम कोश को बोला जाता है संयोजी कोश। क्या कहा जाता है इसको, संयोजी कोश। संयोजी कोश के अंदर परमाणु कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 8 होते हैं। चलो इसको 8 को मैंने क्या कर दिया, बना दिया। ये अन्य ऑक्सीजन परमाणु है, इसके भी संयोजी कोश के 6 परमाणु क्या कर देते हैं, बना देते हैं। 6 होते हैं भाई, 8 नहीं होते। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन परमाणु इन 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा, और क्या कर लेगा, अपना अष्टक क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। इसी प्रकार ये जो अन्य ऑक्सीजन परमाणु है, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, साझेदारी करेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो ये भी क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या हुई है, साझेदारी हुई है। यानी ऑक्सीजन परमाणु के मध्य किस प्रकार का बंध बनता है, द्विआबंध बनता है। कैसा बनता है, द्विआबंध बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आप ना, पहले आपने इसका भी नहीं लिया होगा, तो एक बार इसका भी क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, एक बार इसका भी ले लो। चलो अब नाइट्रोजन अणु के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस भी किसके रूप में होती है, N2 के रूप में होती है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इसके प्रथम कोश के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और अंतिम में कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। अंतिम कोश होता है उसको क्या बोला जाता है, संयोजी कोश। क्या बोला जाता है, संयोजी कोश। ये तो आपको मैंने बताया दिया था। और इसी कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपन निरूपित करते हैं। तो देखो यहां पर देखो संयोजी कोश के मैंने बना दिए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन लेता हूं, चलो इसको क्रॉस कर लेते हैं। इसके भी क्या बना लिए मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 है। इधर अगर ये इस नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, बंध बनाता है, तो कितने होंगे, 1 2 3 और इधर 5, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इसका क्या हो जाएगा, अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो नाइट्रोजन है, ये इस वाली नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, और अपना अष्टक क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा।
जब कंप्लीट कर लेगा तो आप देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या हुई है, साझेदारी। जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हुई है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य, तो इसमें जो बंध बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिआबंध बनेगा। कैसा बनेगा, त्रिआबंध बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, आपने क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार नई स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो CH4, इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, मैथेन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैथेन। आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसके प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और अंतिम में कितने आएंगे, 4 आएंगे। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। अगर इसको अपना स्टेप पूरा करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कितनी साझेदारी करनी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी। और अगर इसको अपना कोश क्या करना है, पूरा करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ेगी, साझेदारी करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करता है, जैसे कार्बन होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 क्या कर दो, बना दो। अगर आपको पता है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, तो 1 बना दो। अब यहां पर आप ढंग से देखना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। ये देखो, ठीक है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु ने अपनी संयोजकताओं को क्या कर लिया, पूरी कर ली। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और ये 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। देखो कर लिया, ये 4 थे और इधर 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हो गए, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसकी अपन क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे, तो कार्बन क्या कर रहा है, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या कर रहा है, एकल बंध का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो एक बार आप इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, आपको पता चल ही गया होगा, एक बार आप इसका भी ले लो। देखो अपन जो संरचना बना रहे हैं इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, आप एक बार इस वाली स्लाइड का भी क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया होगा आप सभी ने। अब यहां पर देखो, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी। ये याद रख लेना, किसकी साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी होती है। और इससे जो बनने वाले आबंध होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। सहसंयोजी आबंध वाले परमाणुओं के भीतर तो क्या होता है, प्रबल आबंध होता है। यानी जो हाइड्रोजन है इनमें जो बंध बनेगा वो कैसा बंध बनेगा, प्रबल बंध बनेगा। परंतु इनका जो अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है। यानी अगर हाइड्रोजन परमाणु जो अन्य हाइड्रोजन परमाणु से एकल बंध बनाकर बैठा है, अगर उसे कोई अच्छा परमाणु इसको कुछ अच्छे बंध बनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, अगर उसको क्या करा जाता है, कोई कार्बन बुलाता है कि आजा भी मेरे साथ बंध बना ले, ऑक्सीजन बुला रहा है आजा मेरे साथ बंध बना ले, नाइट्रोजन बुला रहा है कि आजा मेरे साथ बंध बना ले, तो हाइड्रोजन जो होगा वो उस वाले हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बंधों को तोड़ देगा और नए बंध को क्या कर लेगा, बना लेगा। यानी जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये क्या होते हैं, परिस्थितियों के बदलाव के कारण अन्य परमाणुओं के साथ भी क्या कर लेते हैं, बंध बनाते हैं। यानी इनके जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो आयनिक यौगिकों से क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखो सहसंयोजी यौगिकों में विद्युत के ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आपको अभी देखा था कि इनके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इनमें आयन बनते ही नहीं है। ये तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब वो क्या है, कार्बन के अपरूप। अपरूप का मतलब क्या होता है, देखो जब किसी तत्व के प्रकृति के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न रूप पाए जाते हैं।
लेकिन उनके जो रासायनिक संगठन होता है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूप। तो कार्बन है, इसके भी क्या होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, कोक होता है, चारकोल होता है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में 3 ही दे रखे हैं तो 3 ही पढ़ेंगे। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलेरिन। ठीक है, अब देखो, हीरा जो होता है, जिसे अपन डायमंड कहते हैं, इसकी संरचना कैसी होती, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या होता है, आबंधित होता है, और इससे एक दृढ़ त्रिविमीय संरचना प्रदान करता है। देखो आप यहां पर देखो 4 कार्बन परमाणु हैं और एक निश्चित ज्यामिति के अंदर क्या कर रहे हैं, अन्य परमाणुओं के साथ क्या कर रहे हैं, एक 3D संरचना का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। इसलिए जो कार्बन होता है वो प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है, पदार्थ होता है। और आप यहां पर देख सकते हो इस संरचना के अंदर कि कार्बन क्या कर रहा है, अपने अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या कर रहा है, बंध बना रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा परमाणु के अंदर ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो क्या कर पा रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवस्था में। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवस्था में नहीं है तो ये विद्युत धारा की क्या नहीं करेगा बेटा, चालन नहीं करेगा। यानी ये विद्युत चालकता, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है। यानी विद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आ जाओ एक स्लाइड पर, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं अपन। अब देखो, नेक्स्ट जो अपरूप है वो कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। और आप ग्रेफाइट को देखते भी हो। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपकी जो पेंसिल की जो नोक होती है, जिससे आप क्या करते हो, बहुत सारी कलाकारियां करते हो, वो जो पेंसिल की नोक होती है ना, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है ना, याद रहना। देखो, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है, एक ही तल में आबंधित होता है, जिससे ये किस प्रकार की संरचना बनाता है, षटकोणीय क्या बनाता है, वलय बनाता है। षटकोणीय वलय आप देख सकते हो, यहां पर देखो ये वलय बन रखी है, इसमें देखो कितने क्या है, कितने कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 तो क्या बनाएंगे, एकल एकल बंध बनाएंगे, जबकि 2 क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो इसमें एक जो बंध होता है वो कैसा होता है, द्विआबंध बंध होता है। ये षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होते हैं। यानी ये कार्बन की परत हो गई, ये कार्बन की परत हो गई, एक कार्बन की ये परत हो गई। इस प्रकार क्या बनाता है, ग्रेफाइट अपनी संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। इस कारण ये चिकना होता है ना, याद रख लेना आप। अब देखो, इसमें एक आबंध द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। परतों के बीच कमजोर बल होने के कारण ये आपस में क्या करता है बेटा, फिसल सकती है। आपने देखा होगा जो ग्रेफाइट होता है यानी पेंसिल जो होती है वो कैसी होती है, आगे से बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या करता है, विद्युत धारा का क्या करता है, चालन करता है। तो देखो, प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है, और ये याद रख लेना, मैंने 3rd चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाया था अपवाद के अंदर, कि वे कौन सी अधातु है जो विद्युत धारा का क्या करती है, चालन करती है। वो कौन सी होती है, ग्रेफाइट होती है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक बार इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो, इसका जो नाम होता है क्या होता है, फ्लोरीन होता है। अब ये जो होता है फ्लोरीन, ये क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन के जो 60 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या वो करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। वो कैसी संरचना होती है, फुटबॉल की संरचना होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं ना। अभी कार्बन 60 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं कार्बन के अलग अलग फ्लोरीन पाए जाते हैं। तो देखो, यह कार्बन का अपरूप का अन्य वर्ग है। ये सबसे पहले पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में क्या थे बेटा, व्यवस्थित है। और इसका जो नामकरण था वो किसने करा, अमेरिकी एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फ्लोर। ठीक है,
द्वारा क्या करा गया था, एक जियोडेसिक गुंबद क्या करा गया था, डिजाइन करा गया था। इसी कारण इस अणु को भी बकमिनिस्टर फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा।